उसने आसी का दुपट्टा उसके गले से खींचकर नीचे फेंक दिया और उसके हाथों को दीवार के अगेंस्ट पुश करते हुए आशी को गले पर किस करने की कोशिश करने लगा। आशी नहीं जानती थी सामने कौन है। आशी घबराने लगी थी। तभी उस कमरे में अचानक रोशनी हुई और सामने खड़े शख्स को देखकर आशी हैरान रह गई। तुम? वह गंदी सी हंसी हंसता हुआ बोल रहा। हाँ क्यूटी, मैं। क्या हुआ, तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी तो? आई एम वेरी सॉरी, यहाँ मेरे अलावा कोई और नहीं आ सकता। युवान खन्ना अपनी आंखों में हवस लिए आशी को घूर रहा था। वह बोला, वैसे एक बात बताओ, वह रॉकी डेविडसन तुमसे इतना क्यों चिपक रहा था? कहीं तुम दोनों का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? लुक क्यूटी, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम मेरी हो, इसलिए खबरदार, मैं पहले और आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे अलावा किसी और को देखना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए अब उसकी आंखों में जानलेवा गुस्सा था। लेकिन आशी युवान जैसों से डरने वाली नहीं थी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं उसके साथ कुछ भी करूं, तुमसे मतलब? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? और इस बदतमीजी की वजह जान सकती हूँ मैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो, हटो मेरे रास्ते से। कहते हुए आशी युवान को साइड करके वहाँ से जाने लगती है। आशी की बात सुनकर युवान को और भी गुस्सा आने लगता है। उसने आशी को वहाँ से जाते हुए देखा तो झटके से उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींचा। आशी खुद को संभाल नहीं पाई और उसके सीने से टकरा गई। अब आशी का एक हाथ युवान के हाथ में था और दूसरा हाथ युवान के कंधे पर। युवान ने अपना एक हाथ आशी की कमर पर रखा और उसे अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, खबरदार क्यूटी, जो मुझसे दूर जाने की कोशिश की। एक बार अगर कोई मुझे पसंद आ गया तो मेरी इजाज़त के बिना मुझसे दूर नहीं जा सकता। और तुम तो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद हो और मेरे कुछ ज़्यादा ही करीब हो, इसलिए अपना एटीट्यूड साइड में रखो। युवान ने आशी के चेहरे पर बिखरे हुए बालों को धीरे से उसके कानों के पीछे करते हुए उसके चेहरे को अपनी उंगली से सहलाते हुए आशी की आंखों में देखते हुए बोला, एक बात बताऊं, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो आज। मुझे लग रहा है मैं तुम्हें खा जाऊंगा, समझ रही हो ना तुम? युवान की घटिया बातें और घटिया टच को महसूस करके आशी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो, छोड़ो मुझे, यूं घटिया इंसान। अथर्व भैया ने ठीक कहा था, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? कहते हुए आशी युवान को गुस्से में घूर रही थी और उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। आशी की बात सुनकर युवान हंसते हुए बोला, तुम्हारे अथर्व भैया ने बिल्कुल सही कहा क्यूटी, मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो हूँ यही हूँ, और अब तुम्हें इस बुरे इंसान के साथ ही रहना होगा, झेलना होगा। ज़्यादा दिन नहीं, बस कुछ महीने। एक बार मेरा मन तुमसे भर जाए फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मेरी प्यास बुझाओ। तुम्हें देखकर मेरे अंदर आग जल रही है। मुझे तुम्हारे इन होठों का रस पीना है बेबी। कहते हुए युवान आशी के होठों के नज़दीक आने लगता है। आशी को उसकी आधी बातें समझ नहीं आ रही थी। उसे प्यास कैसे बुझानी है, झेलना कैसे है, युवान उससे चाहता क्या है। लेकिन वह इतना जान चुकी थी, युवान के इरादे अच्छे नहीं हैं और उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। युवान जैसे ही आशी के होठों के नज़दीक आने लगा, आशी ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाई। युवान एक ताकतवर और मस्कुलर बॉडी वाला लड़का था और आशी सिर्फ 18 साल की नाजुक कमसिन कली। वह उसके सामने टिक नहीं पा रही थी। आशी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर युवान को खुद से दूर करने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, जाने दो, क्या कर रहे हो तुम? कोई है, मेरी मदद करो प्लीज़।
आशी ने अपनी मदद के लिए आवाज़ लगाने की भी कोशिश की, लेकिन युवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पूरे कॉलेज के सभी लोग जा चुके थे। युवान ने झटके से आशी को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और उसे ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा। अब आशी की आंखों में आंसू थे, लेकिन युवान को उससे कोई मतलब नहीं था। छटपटाती आशी ने दिमाग लगाया और बड़ी हिम्मत करके युवान के प्राइवेट पार्ट पर एक जोरदार लात मारी और बोली, ऑल इज़ वेल, बोलो ऑल इज़ वेल। युवान इस हमले के लिए तैयार नहीं था। वह कुछ कदम दूर हो गया, तभी आशी ने जोर से एक तमाचा युवान के गाल पर जड़ दिया। आशी के नन्हे नन्हे हाथों से भी वह तमाचा बहुत ही जोरदार लगा, क्योंकि शायद वह युवान के चेहरे से ज़्यादा उसके मेल ईगो पर पड़ा था। युवान का चेहरा एक तरफ झुक गया। वह हैरानी से अपनी जगह पर जमा हुआ था। आशी ने युवान को उंगली दिखाकर उसे घूरते हुए अपने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, मुझे कमज़ोर समझने की कोशिश मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? आज तुमने जो यह हरकत की है, अगर आज के बाद किसी भी लड़की के साथ करने की कोशिश की तो तुम्हारा मुंह तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। अब तक तुम्हारी मुलाकात अंग्रेजी छुई मुई लड़कियों से हुई है। हिंदुस्तानी शेरनी का एक हाथ पड़ेगा तो दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। इसलिए मुझसे दूर ही रहना, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हिंदुस्तानी नारी सब पर भारी, समझे? कहते हुए आशी ने अपना दुपट्टा उठाया और बड़े ही एटीट्यूड के साथ वहाँ से निकल गई। युवान अभी तक आशी के इस क्रिया से हैरान था। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, आशी वहाँ से जा चुकी थी। आशी के जाने के बाद युवान राक्षसों की तरह हंसते हुए बोला, तुमने गलत किया क्यूटी, बहुत गलत किया। यह थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। तुम नहीं जानती क्यूटी, तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुमने युवान खन्ना को बहुत हल्के में लिया। अब तक तुम्हें पाना मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन अब तुम मेरी जिद हो। तुम देखो, बहुत जल्दी तुम मेरे बिस्तर पर होगी और इस थप्पड़ का बदला मैं तुमसे लेकर रहूँगा, वह भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से। अगर तुम अपनी मर्जी से मेरे बिस्तर पर आती तो मैं कुछ महीने तुमसे खेलता और जाने देता, लेकिन अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी को नर्क बना दूंगा। तुम बस देखते जाओ, जस्ट वेट एंड वॉच। कहते हुए युवान खन्ना की आंखों में आग उगल रही थी। इस वक्त उसका चेहरा किसी शैतान के जैसा लग रहा था। इधर दूसरी तरफ अथर्व को जब एहसास हुआ कि आशी अभी तक कॉलेज से बाहर नहीं निकली है, उसने परेशान होकर नताशा से कहा, नट्टू, आशुई को गए हुए काफ़ी देर हो गई है। आई थिंक कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं उसे देख कर आता हूँ, तू कार में बैठ। जी भाई, आप जाइए, नताशा ने अथर्व को देखकर जवाब दिया। अथर्व जैसे ही कार से बाहर निकला, उसने देखा आशी अपने आंसू पोंछते हुए कॉलेज से बाहर निकल रही है। आशी की आंखों में आंसू देखकर अथर्व के आगे आते हुए परेशान होकर पूछा, आशी बच्चे क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? अथर्व को देखकर आशी उससे लिपट कर रोते हुए बोली, अथर्व भैया वो। तभी आशी को ध्यान आया, अथर्व ने उसे बताया था युवान खन्ना एक माफिया लीडर का बेटा है और बहुत पावरफुल भी है। अथर्व और युवान की फैमिली में सालों से दुश्मनी चली आ रही है। अगर आशी ने अथर्व को कुछ भी कहा तो अथर्व गुस्से में आकर युवान से फाइटिंग करेगा और यह दुश्मनी और बढ़ जाएगी। आशी नहीं चाहती उसके कारण अथर्व और नताशा को कोई भी प्रॉब्लम हो। यही सोचकर आशी ने बात को संभालते हुए कहा, वह अचानक कॉरिडोर की लाइट चली गई थी तो मैं डर गई थी, मुझे अंधेरे से डर लगता है। आशी की बात सुनकर अथर्व ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अरे इतनी सी बात पर मेरी शेरनी डर गई, तुम तो मेरी हिंदुस्तानी एटम बॉम्ब हो, छोटी छोटी बातों पर डरते नहीं हैं। चलो अपने आंसू पोंछो, आज मेरी छोटी बहन ने इतना बड़ा कंपटीशन जीता है। इस खुशी में आज उसके अथर्व भैया उसे आइसक्रीम खिलाएंगे, चलो मेरे साथ। आइसक्रीम खाने? अथर्व ने बड़े ही प्यार से कहा था, बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह।
अथर्व को देखकर आशी ने मुस्कुराते हुए बड़ी ही मासूमियत से कहा, समोसे भी खाने हैं, मुझे भूख लगी है। आशी की बात सुनकर अथर्व जोर से हंस दिया। ठीक है बाबा, समोसे भी खाना और ब्रेड पकोड़े भी, अभी चलो। तभी कार में बैठे हुए नताशा ने चिढ़ते हुए कहा, वाह भाई, यह तो बहुत अच्छी बात है। भैया और छोटी बहन अपनी अपनी फेवरेट चीज़ खाने चल दिए और मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। दिस इज़ नॉट फेयर। कहते हुए नताशा ने गाल फुलाकर अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर लिया। नताशा को नाराज़ देखकर अथर्व ने उसके बालों पर हाथ चलाते हुए कहा, अरे मेरा नट्टू, क्यों नाराज़ हो रहा है? ठीक है, मैं तेरे फेवरेट पिज्ज़ा और बर्गर भी खिलाऊंगा। यह सुनकर नताशा ने उछलते हुए पूछा, और स्टारबक्स भी जाएंगे? अरे हाँ बाबा, स्टारबक्स भी चलेंगे। अब चलेगी या यहीं ख्याली पुलाव पकाएगी? तुम लोगों को उंगली दी, तुमने तो हाथ ही पकड़ लिया, अथर्व ने मजाक में कहा। हाँ चलो, नताशा और आशी ने उछलते हुए कहा। अथर्व ने मुस्कुराकर कार स्टार्ट की और एक रेस्टोरेंट की ओर लेकर जाने लगा। आशी ने मन ही मन अपने आप से कहा, नताशा कितनी खुशकिस्मत है। अथर्व भैया जैसा भाई उसे खुश करने के लिए हमेशा लगा रहता है। काश मेरा भाई भी होता, जिससे मैं अपनी सारी जिद मनवाती, उससे लड़ाई भी करती और जो मेरी रक्षा करता। मन ही मन कहते हुए आशी की आंखें नम हो गईं। थोड़ी ही देर बाद तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी अपनी पसंद का खाना खा रहे थे। इस वक्त शाम के लगभग 5 बज रहे थे। तीनों मुस्कुराते हुए और हंसते हुए खेलते हुए बात कर रहे थे। थोड़ी ही देर में सभी का खाना कंप्लीट हो गया। आशी ने रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर अथर्व से कहा, थैंक यू भैया, आज की पार्टी के लिए। मुझे आप लोगों के साथ टाइम बिताकर बहुत अच्छा लगा। फ़िलहाल मैं चलती हूँ, मुझे अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। यह सुनकर अथर्व ने आशी से कहा, ठीक है, हम लोग तुम्हें रास्ते में छोड़ देंगे, लेकिन फिर तुम संभाल कर घर जाना। कहकर अथर्व ने आशी को रास्ते में कार्तिक के कैफ़े के बाहर छोड़ दिया। आशी कैफ़े के अंदर अपना काम करने चली गई। रात के 8 बजे कृष अब तक उस अनजान जगह पर अकेले था और कार के बोनट पर लेटकर ना जाने कितनी ही शराब पी चुका था। वह आसमान में तारों को देखते हुए अपने दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल टूटकर चूर हो चुका था। अचानक आसमान को देखते हुए उसकी आंखों के सामने एक फायरफ्लाई उड़ते हुए आई। कृष की नज़रों ने उस फायरफ्लाई का पीछा किया और उठकर बैठ गया। वह अब तक कार के बोनट पर था। उस फायरफ्लाई को देखते हुए उसे आशी का चेहरा नजर आने लगा। वहाँ बहुत सारी फायरफ्लाई थीं, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जैसे ही अपने हाथों को उन फायरफ्लाई को पकड़ने के लिए बढ़ाया, तभी अचानक वह फायरफ्लाई गायब हो गई। और ऐसा होते ही अचानक कृष के चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई। उसकी आंखों में अचानक बहुत सारे इमोशंस आने लगे। उसकी आंखें रोना चाहती थीं, पर रो नहीं पा रही थीं। अचानक कृष के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। अचानक वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हुए अचानक उसने शीशे की बोतल कार के बोनट पर तोड़ी और ज़ोर से दर्द भरी चीख उसके मुंह से निकली, फायरफ्लाई, तुमने यह क्या किया? बोलो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इधर दूसरी तरफ राका ने कृष से कनेक्ट करने की न जाने कितनी ही कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। राका को नहीं पता कृष अचानक किस कारण से यूं चला गया, लेकिन वह इतना जानता था, जल्द से जल्द कृष का पता लगाना जरूरी है, वरना उसकी जान पर खतरा हो सकता है। उसके दुश्मन चारों तरफ सिर्फ ऐसे ही पल का इंतजार कर रहे हैं जब वह कृष पर हमला कर सकें। कृष का फ़ोन बार बार बज रहा था, लेकिन कृष उस फ़ोन को देखने तक की जहमत नहीं उठा रहा था। इधर आशी 8:30 अपने कैफ़े के काम से फ्री होकर बाहर निकली। आशी का कॉलेज आईडी कार्ड कार्तिक के काउंटर पर ही रह गया। यह देखकर कार्तिक ने अपने आप से कहा,
ओहो, यह तो आशी का कॉलेज आईडी कार्ड है, शायद भूल गई होगी। कार्तिक ने देखा आशी अभी बाहर निकल ही रही है, इसलिए कार्तिक भी उसके पीछे पीछे बाहर आया। वहां जाकर कार्तिक ने जैसे ही आशी को आवाज़ देना चाहा कि अचानक एक ब्लैक कार आशी के आगे रुकी। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, उस कार से लगभग 4 लोग निकले। कौन हो तुम? आशी ने हैरानी से चिल्लाते हुए पूछा, लेकिन उन लोगों ने आशी की बातों का कोई जवाब न देते हुए उसके मुंह को बांधकर उसे खींचकर कार में बैठा लिया और उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया। कार्तिक भी इस नज़ारे को देखकर आशी को बचाने उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक वह लोग आशी को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर चले गए। अब कार्तिक अपने आप में परेशान होते हुए अपने आप से बोला, हे भगवान, यह गुंडे तो आशी को लेकर गए। कौन हैं यह लोग? मुझे जल्द से जल्द आशी की मदद करनी होगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पर कैसे? तभी उसे रॉकी का ख्याल आया, क्योंकि रॉकी एक सेलिब्रिटी है तो उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक होगी। कार्तिक रॉकी के अलावा आशी के किसी रिलेटिव या दोस्त को जानता भी नहीं था। समर का नंबर उसके पास था नहीं। कार्तिक ने तुरंत रॉकी को कॉल लगाया। लगभग 5 से 6 कॉल के बाद रॉकी ने कॉल रिसीव किया, क्योंकि वह इस वक्त कंसर्ट में था। कार्तिक का नंबर देखकर रॉकी ने कार्तिक से पूछा, हेलो रॉकी बोल रहा हूँ। कार्तिक ने घबराते हुए कहा, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। हाँ कार्तिक, कैसे हो तुम? और बोलो, कैसे कॉल किया? रॉकी ने पूछा। एक्चुअली रॉकी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वह आशी। कार्तिक ने घबराते हुए कहा, आशी? क्या हुआ आशी को? वह ठीक तो है ना? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? रॉकी ने जल्दबाजी में पूछा। घबराने वाली बात है रॉकी, दरअसल आशी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। कार्तिक ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। व्हाट? आशी को किडनैप? लेकिन यह सब कैसे हुआ? आर यू श्योर उसकी किडनैपिंग हुई है? रॉकी ने हैरान होते हुए पूछा। यस रॉकी, मेरे सामने ही कुछ लोगों ने आशी को किडनैप करके कार में डालकर ले गए हैं। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह लोग उसे ले गए थे। अब मुझे बहुत डर लग रहा है रॉकी, आई थिंक मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए, कार्तिक ने घबराते हुए कहा। कार्तिक, तुम पुलिस को कॉल करो, तब तक मैं भी वहां आता हूं, और इस बारे में हमें अथर्व और समर को भी बताना होगा, ताकि वह लोग भी अपनी तरफ से कुछ मदद कर पाएं। आशी की दुश्मनी किससे है वही लोग हमें बता सकते हैं। कहते हुए रॉकी ने जल्दी कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपना कंसर्ट बीच में ही छोड़कर कार में बैठकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। रास्ते में उसने अथर्व और समर को भी इस बारे में इन्फॉर्मेशन दी। सभी लोग पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। तभी रॉकी को क्रिश की याद आई। क्रिश एक माफिया है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, वह आशी का पता जल्द से जल्द लगा सकता है। यही सोचकर रॉकी ने क्रिश को कॉल किया, लेकिन 20 बार कॉल करने के बाद भी क्रिश ने कॉल नहीं उठाया। रॉकी ने परेशान होते हुए राका को कॉल किया। राका ने कॉल रिसीव की और रॉकी को बताया, क्रिश दोपहर से ही बिना किसी इन्फॉर्मेशन के और बिना किसी सिक्योरिटी के कहीं चला गया है। उस तक पहुंच पाना अभी तक मुमकिन नहीं हुआ है और वह लोग क्रिश को ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर रॉकी ने परेशान होते हुए कहा, ओ गॉड, यह क्रिश ज़रूरत के वक्त ही बिजी क्यों होता है? देखो राका, मुझे क्रिश की मदद की बहुत ज़रूरत है, इसलिए जल्द से जल्द क्रिश से कनेक्ट करो। रॉकी की आवाज़ में परेशानी महसूस कर राका ने पूछा, क्या हुआ है रॉकी? कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। यह सुनकर रॉकी एकदम से बोला, हाँ यार, हो सकता है तुम मेरी हेल्प कर दो। मेरी एक दोस्त है, उसे अभी अभी किसी ने किडनैप कर लिया है। मुझे वह लड़की सही सलामत चाहिए, जल्द से जल्द प्लीज़। अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो करो। यह सुनकर राका बोला, ठीक है, तुम मुझे उसे
लड़की की फ़ोटो भेज दो और उसका नाम बता दो। तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। यह सुनकर रॉकी ने अपने मोबाइल से आशी के कुछ फ़ोटो सेलेक्ट किए जो उसने कंपटीशन के वक्त खींची थी। रॉकी ने तुरंत वह फ़ोटो राका को सेंड किया। इस बीच दोनों कॉल पर ही थे। रॉकी ने परेशान होते हुए कहा, यह लड़की मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राका प्लीज़ 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 मेरी हेल्प करो। रॉकी को उस लड़की के लिए इतना परेशान होते हुए देखकर राका ने मुस्कुराते हुए पूछा, डोंट माइंड बट क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? यह सुनकर रॉकी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है पर बहुत जल्द बन जाएगी क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। यह सुनकर राका ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके ओके, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे ढूंढने की। कहते हुए राका ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके बाद उस लड़की की फ़ोटो को देखा। फ़ोटो देखते ही राका के चेहरे का रंग उड़ गया। यह लड़की, इसका मतलब ओ नो नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना। राका ने जल्दी से अपने लोगों को कॉल किया और आशी की फ़ोटो उन्हें भेजते हुए बोला, मुझे जल्द से जल्द इस लड़की की लोकेशन जाननी है। काम में कोई गड़बड़ ना हो वरना मौत मिलेगी। राका ने दोबारा क्रिश को कॉल करने की कोशिश की लेकिन क्रिश द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। इधर दूसरी तरफ रात के 1 बजे आशी एक आलीशान कमरे में खूबसूरत किंग साइज बेड पर थी। आशी की आंखें धीरे धीरे खुली। इस वक्त उसे अपना सिर भारी लग रहा था। कुछ देर स्ट्रगल करके आशी ने जब ठीक से आंखें खोलीं तो धीरे धीरे उस कमरे को देखने लगी और अगले ही पल झटके से उठकर बैठ गई। आशी ने परेशान होते हुए अपने आप से कहा, यह मैं कहाँ हूँ? यह कमरा, यह दीवारें, मैं यहाँ कैसे आई? कहते हुए आशी ने अपने दिमाग पर जोर डाला। फिर अपने आप से बोली, मैं तो कैफ़े से निकली थी, फिर कुछ लोग आए और ओ नहीं, इसका मतलब मुझे किडनैप पर किसने किया और क्यों किया? मेरी किसी से ऐसी क्या दुश्मनी है? आशी ने अपनी नज़र घुमाकर चारों तरफ देखा। कमरा बहुत ही खूबसूरत था, बिल्कुल किसी 5 स्टार होटल की कमरे की तरह। वाइट और ग्रे कलर की दीवारें, वाइट और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन के पर्दे, कमरे में एक बड़ा सा वार्डरोब, एक कोने पर रखा हुआ आलीशान सोफ़ा, बेड के बगल में रखा हुआ एक टेबल जिसमें नाइट लैंप रखा हुआ है और कुछ खूबसूरत डेकोरेटिव पीस भी थे। दीवारों पर खूबसूरत महंगी पेंटिंग। यह कमरा सचमुच बहुत आलीशान था। आशी ने कमरे को देखते हुए अपने आप से कहा, किसका कमरा है और मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? मुझे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यह बात तो पक्की है कि जो भी मुझे यहाँ लेकर आया है वह सही इंसान नहीं है, वरना मुझे किडनैप करके कहीं नहीं लाता। आशी, इससे पहले तू किसी मुसीबत में फंसे यहाँ से निकल। कहते हुए आशी कूदकर बिस्तर से उतर गई। वह दरवाजे के पास भागी और उसे खोलने की कोशिश करने लगी पर दरवाज़ा बाहर से ब्लॉक था। तभी आशी दूसरी साइड भागी जहां शायद बालकनी थी। बालकनी की साइड जाकर आशी हैरान रह गई क्योंकि वहां से होते हुए इस कमरे से अटैच एक बड़ा स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल का वह एरिया बहुत ही अट्रैक्टिव था, बिल्कुल किसी 3D पेंटिंग की तरह कांच का बना हुआ पूल जो इतना बड़ा था कि मानो एक साथ लगभग 100 लोग स्विमिंग कर सकते हैं। आशी हैरानी से चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाकर उस एरिया को देख रही थी और धीरे धीरे अपने कदम स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ा रही थी। तभी अचानक उसके कानों में किसी की आवाज़ आई, तो कैसी लगी तुम्हें यह जगह क्यूटी? आशी ने जैसे ही उस आवाज़ की ओर देखा तो उसकी भौं तन गई और मुंह खुला का खुला रह गया। पानी में से गोते लगाकर युवान खन्ना ने अपना सर बाहर निकाला। युवान खन्ना जो अभी अंडर वाटर था, अपने बालों में दोनों हाथ फेरते हुए पानी को नीचे गिरा रहा था और उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान थी। युवान को अपने सामने देखकर आशी हैरान रह गई।
कुछ पल युवान को घूर कर देखने के बाद आशी ने दांत पीसते हुए कहा, तुम मुझे यहाँ लेकर आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओ कम ऑन क्यूटी, बार बार हिम्मत की बात मत करो। तुम जानती हो मुझ में बहुत हिम्मत है। फिलहाल तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, पर बहुत जल्द करने वाला हूँ, युवान ने तिरछी स्माइल के साथ कहा। क्या मतलब? क्या करने वाले हो तुम? आशी ने युवान को उंगली दिखाते हुए कहा। देखो, मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आशी की बात सुनकर युवान अपने चेहरे पर शातिर मुस्कान लेकर बोला, यही बस तुम्हारी यही अदा तो सबसे जुदा है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, और मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया। तुम्हारे अंदर जो गुरूर है, उस गुरूर को तोड़ने में मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत जल्द मैं तुम्हारे इस गुरूर को अपने बिस्तर पर मसलूँगा। युवान की बात ऐसी आशी को समझ नहीं आ रही थी। उसने गुस्से से कहा, देखो, मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना। आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आशी की बात सुनकर युवान, जो जब अब तक स्विमिंग पूल में ही था, वह सीढ़ी के रास्ते स्विमिंग पूल से बाहर निकलने लगा। चारों तरफ शानदार लाइट्स थीं और वह लाइट युवान के परफेक्ट बॉडी पर पड़ रही थी। युवान के सिक्स पैक एब्स बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आ रहे थे। वह किसी से कम नहीं था। वह अपने आप में बहुत हैंडसम था। इस वक्त वह एक बॉडी हैंगिंग स्विमिंग बॉक्सर में था, जिसमें उसका पर्सनल बॉडी पार्ट उभरकर महसूस हो रहा था, जो देखकर आशी ने शर्म से अपना चेहरा घुमा लिया और पीछे की तरफ पलट गई और चिल्लाते हुए अपनी आंखों पर हाथ रखकर युवान पर गुस्सा करते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की के सामने यूं छोटे से कपड़े पहनकर घूमते हुए? कम से कम टॉवल तो लपेट लेते। आशी को इस बात तरह से रिएक्ट करता देखकर युवान के दिल में गुदगुदी होने लगी। ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। युवान धीरे धीरे आशी के करीब आया और उसके कानों के पास आकर बोला, इतना मत शर्माओ क्यूटी, बहुत जल्द यह कपड़ा भी तुम्हारे सामने हटने वाला है। और सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारे कपड़े भी तुम्हारे जिस्म से अलग होंगे। हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल करीब से जानेंगे, देखेंगे, टच करेंगे और फील करेंगे। इन शब्दों को युवान ने बड़े ही सेडेक्टिव तरीके से आशी के कानों के पास आकर कहा। युवान की बात सुनकर आशी ने यूं ही दूसरी तरफ मुंह किए हुए युवान पर गुस्सा करते हुए कहा, अच्छा, क्या कह रहे हो तुम? गंदे आदमी, जाओ जल्दी कपड़े पहनो और मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हारे जिस्म को नोच नोच कर खाना है। बहुत बड़ी गलती की थी तुमने मुझ पर हाथ उठाकर। इसका मतलब हिसाब तो मैं करके ही रहूँगा। लेकिन तुमने कुछ खाया नहीं होगा। चलो पहले डिनर करते हैं। मुझे झेलने के लिए तुम्हारे अंदर एनर्जी भी तो होनी चाहिए। युवान की बात सुनकर आशी ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं खाना, मुझे घर जाना है। चुपचाप मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी, समझे? आशी की मासूमियत भरी बातें सुनकर युवान ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, इतनी मासूम बातें मत करो क्यूटी, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत मुझे तुम्हारे साथ और गलत करने के लिए उकसा रही है। चुपचाप मेरे साथ चलो, कहते हुए युवान जबरदस्ती आशी का हाथ खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो, आशी ने जोर लगाते हुए कहा। लेकिन युवान पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। दर्द? तुम्हें दर्द मिलना तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है बच्चे। पहले मैं तुम्हें खिलाऊंगा, दर्द झेलने लायक बनाऊंगा, उसके बाद तुम्हें असली दर्द दूंगा, ऐसा दर्द जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। कहते हुए युवान आशी को जबरदस्ती पूल साइड के साथ ही एक कैंडल लाइट डिनर टेबल के पास ले आया और आशी को जबरदस्ती एक चेयर पर बैठा दिया। आखिर क्या करने वाला है युवान खन्ना आशी के साथ? क्या आशी बच पाएगी युवान की हैवानियत से?
जानने के लिए पढ़िए और सुनिए आशी और कृष की कहानी का अगला भाग। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।